नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो सीखने का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने स्किनर और पावलोव का सिद्धांत हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके जो सीखने के नियम इन्होंने बताए हैं, ठीक है, सीखने के नियम जो इन्होंने बताए हैं उन नियमों को भी आज की क्लास में हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ई एल थॉर्नडाइक जो है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो है वो किस देश के हैं, तो ये है अमेरिका के। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, ठीक है। देखिए जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इस प्रयोग के बारे में इनको जो है ऐसे ही समझा दूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है। वहां से जो भी प्रश्न आपके इन टॉपिक से पूछे जाते हैं सब यहां पर आपके सामने 2 से 3 स्लाइड में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इनके सिद्धांत का क्या नाम है, तो इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। कब प्रतिपादन हुआ, 1913 में इसका प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, ठीक है। कैसे वैज्ञानिक हैं, तो ये भी कैसे हैं, व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। कैसे हैं भैया, व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न यहां पर कहां से बनता है, प्रश्न सबसे पहला बनता है प्रयोग किस पर हुआ था, दूसरा प्रश्न इनके नाम से बनता है सिद्धांत के, तीसरा प्रश्न जो बनता है इनके सीखने के नियम से बनता है। अभी तक यहीं से प्रश्न बने हैं और हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो इनके ही जो सिद्धांत का जो वैसे मुख्य रूप से आप नाम जानते हैं वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, मतलब कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है। बाकी के नाम जो है मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इनके नाम को जानने के लिए। देखिए सबसे पहले सिद्धांत को एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि इन्होंने अपने जो है सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। अब बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया, देखिए बिल्ली को इन्होंने एक चैम्बर में रखा और उसे भूखा छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि जितने इस तरीके के सिद्धांत बन रहे हैं सब में जानवरों को भूखा छोड़ा जाता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि एक अंतर्नोद की जरूरत होती है, एक चालक की जरूरत होती है। अगर किसी का पेट भरा है तो वो क्यों उठ के जाएगा मेहनत करने, नहीं जाएगा। इसलिए भूखा रखा जाता है ताकि उसको एक अंतर्नोद अंदर से काम करने के लिए एक चालक की जरूरत होती है। वो क्या होती है, भूख होती है, जो कि यहां पर बिल्ली को भूखा रख के क्या किया जाएगा, एक अंतर्नोद उत्पन्न किया जाएगा उसके अंदर ताकि वो क्या करे, काम करे। अब उसको उद्दीपक भी दिखेगा, भोजन रखा है, उसको क्या करना है, वो अपना देखेगी भोजन, उसके बाद उसको पाने के लिए, क्योंकि भूख लगी है तो पाने के लिए क्या करेगी, प्रतिक्रिया करना शुरू करेगी और उसका पैर लीवर पे जाएगा, फिर वो जाकर के खाना खा लेगी और क्या होगी, संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है। यही पूरा का पूरा इनका जो है सिद्धांत इन्होंने जो बिल्ली पर किया था प्रयोग उसका होगा, ठीक। चलिए बाकी जो है यहां पर आपका होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्ली एक ही बार में लीवर खोल लेती है और चली जाती है, उछल कूद मचाती है, बहुत सारी क्रियाएं करती है, नहीं खुलता, खरोच मार रही है, सब कुछ कर रही है। अचानक से एक बार ऐसा होता है कि उसका पैर लीवर पर पड़ता है और खुल जाता है पिंजरा, वो बाहर जाके खाना खा लेती है। ऐसा फिर वो करती है, लेकिन उसको अब पता चल जाता है कि मुझे इस कोने में नहीं, इस कोने में यहां पर कुछ मिला है, तो वो उस कोने में ज्यादा प्रतिक्रिया करती है, फिर से लीवर खुलता है, खाना मिलता है। ऐसा करते 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 उसको ये पता चल जाता है कि इसी लीवर को दबाने से मुझे खाना मिल रहा है। मतलब उसने क्या किया, पहले ढेर सारे प्रयास किए, गलतियां की और उसके बाद क्या किया, उसने सीख लिया कि ये पिंजरा कैसे खुलता है। क्या किया, पहले बहुत सारे प्रयास किए, क्या किया, प्रयास के साथ साथ उसने गलतियां की, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास कर रहा है, बिल्ली प्रयास कर रही है, गलतियां हो रही है और उसके बाद क्या किया, उसने प्रयास और अपनी गलतियों से पिंजरे को खोलना सीख लिया। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या हो गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। तो सारे नामों को हम एक बार समझते हैं। मैंने यहां पर इनके सिद्धांत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि प्रश्न आपके यहां से बनते हैं, तो हम लोग एक कम समय में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, यहां से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं वो समझिए।
देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बंध बन रहा है, इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, या उद्दीपक को कहते हैं एस और अनुक्रिया को कहते हैं आर और बंध को कहते हैं बॉन्ड। तो एस आर बॉन्ड थियरी अगर आपसे पूछे तो किसका है? थॉर्नडाइक का है। और अगर आपसे पूछे एस टाइप थियरी किसकी है तो आप बताएंगे एस टाइप जो है वो है पावलोव की। ये ध्यान में रखेंगे, जब एस आर बॉन्ड पूछेगा तो थॉर्नडाइक, एस टाइप पूछेगा तो पावलोव। भैया यहां पर गलतियां ज्यादा होती हैं, ये मत करिएगा, ठीक है। अगला है इनका एस आर बॉन्ड थियरी, ये मैंने बता दिया, ये बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है, केवल बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? केवल बंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संबंधवाद का सिद्धांत, अब भैया देखो क्या करना है, संबंधवाद, संबंध स्थापित किया जा रहा है किसमें? जो एक ऐसी अनुक्रिया होती है जिससे उसको भोजन मिल जाता है, तो उसने क्या किया, उसी एक अनुक्रिया से भोजन का संबंध या बंध स्थापित कर लिया बिल्ली ने। उसी एक अनुक्रिया से, बाकी की जो गलत अनुक्रियाएं हुई थी उसको छोड़ करके एक अनुक्रिया को उसने सीखा, उसी से भोजन का बंध स्थापित कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, इसीलिए संबंधवाद का सिद्धांत। अब यहीं पर एक और नाम आता है, चलिए, संबद्धवाद। क्या है? संबद्ध, ठीक है। अगर बोलें संबद्धवाद या संबद्ध का सिद्धांत कौन सा है तो आप किसका बताएंगे? पावलोव का बताएंगे। देखिए, संबंध प्रत्यावर्तन हो या संबद्ध प्रतिक्रियात्मक, या इस तरीके से आपको सिद्धांत दे, जहां पर संबद्ध आए वो पावलोव लगाएंगे, और संबंध प्रत्यावर्तन आए तो भी आप क्या लगाएंगे? पावलोव लगाएंगे। संबंध प्रत्यावर्तन का मतलब ये हो जाता है कि एक का संबंध दूसरे से प्रतिस्थापित हो गया। प्रतिस्थापित कैसे हुआ? भोजन का संबंध किससे हुआ? घंटी से प्रतिस्थापित हो गया, इसीलिए क्या हुआ? संबंध प्रतिस्थापन का सिद्धांत या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होगा तो पावलोव। लेकिन अगर संबंधवाद का सिद्धांत आएगा तो आप क्या लगाएंगे? थॉर्नडाइक लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे हम लोग इतना फोकस दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। प्रयास एवं त्रुटि आप समझ गए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास करती है, भूलती है या गलतियां करती है बिल्ली, और फिर से क्या करती है? सीख जाती है। तो प्रयास, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी है। संयोजनवाद का सिद्धांत, अब देखिए संबंधवाद और संयोजनवाद, इसने क्या किया? उस एक अनुक्रिया का भोजन से संयोजन स्थापित कर लिया, बस वही हो गया संयोजनवाद का सिद्धांत। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, अवयव का सिद्धांत, ये नाम आप स्पेशली याद जरूर करेंगे, ठीक है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये एक प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे प्रशिक्षण में होता है। देखिए सिद्धांत का नाम ये जुड़ेगा आपका जब अधिगम अंतरण पढ़ेंगे ना, वहां पर जो है इन्होंने, थॉर्नडाइक ने भी अपना सिद्धांत दिया है, तो वहां पर ये आपका वहां से जोड़ करके ये दिया है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। इनके सीखने के नियम में भी ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने 8 नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। आगे अगर हम बात करें कि इनके सिद्धांत में क्या होता है कि एक विशिष्ट उद्दीपक है। विशिष्ट उद्दीपक क्या भैया? तो भोजन है, ठीक है। विशिष्ट उद्दीपक क्या है? भोजन है, स्टिमुलस है, और उसका संबंध किससे होता है? एक विशिष्ट अनुक्रिया से हो जाता है। विशिष्ट अनुक्रिया आप कहेंगे कैसे? वो ढेर सारी अनुक्रियाएं बिल्ली पिंजरे में करती है, लेकिन विशिष्ट अनुक्रिया कौन सी होती है? जिससे लीवर खुल के भोजन मिल जाता है। तो उसने क्या किया? उद्दीपक का संबंध उस विशिष्ट अनुक्रिया के साथ स्थापित कर लिया बिल्ली ने। अब सीधे लीवर दबाया, खाना खाया, ठीक है, यही होता है। अब आगे समझिए, ये आपको याद रखना है कि क्या है? विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट अनुक्रिया के बीच में क्या स्थापित हो जाता है? संबंध स्थापित हो जाता है। इनकी 2 किताबें हैं और इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये जो है एनिमल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि पूछ ही लेगा, ठीक है। तो एक है एनिमल इंटेलिजेंस और एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 2 किताबें हैं जिसमें इन्होंने सीखने के बारे में बात करी है। तो इन दोनों किताबों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने बताया था आपको स्किनर की किताब, ठीक है। स्किनर की भी बुक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और एक और था बियॉन्ड करके, है ना। तो उसको, उन दोनों किताबों का नाम आपको यहीं पर तुरंत, जैसे ही आपको ये चीज आए, किसी की भी किताब का नाम आए, आप वहीं बगल में लिख डालिए। स्किनर की दोनों किताबों का नाम क्या करिए? तुरंत जाकर के लिख दीजिए, ठीक है। तो ये किताब का नाम हो गया।
अब इन्होंने ये इनका जो सिद्धांत था बस उतने में ही खत्म है, अब उससे ज्यादा आपसे कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। इन्होंने भी किस पर बल दिया है, पुनर्बलन पर ही बल दिया है। थॉर्नडाइक ने भी पुनर्बलन पर ही बल दिया है। अब आप कहेंगे कि सर पावलोव और थॉर्नडाइक में दोनों में उद्दीपक और अनुक्रिया, पहले उद्दीपक फिर अनुक्रिया हुई, लेकिन पावलोव वाले में जो उद्दीपक का प्रतिस्थापन हो रहा था, इनके में उद्दीपक का प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। अंतर्नोद की जरूरत इनको भी थी, क्योंकि बिल्ली नहीं तो काम नहीं करती, भूख नहीं होती तो वो कोई काम नहीं करती। पुनर्बलन की आवश्यकता इसलिए है कि बिल्ली जब लीवर दबाएगी, खाना मिलेगा, तभी वो बार बार उसको दोहराएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इनके सीखने के नियम के बारे में बात करते हैं। सीखने का नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के दो तरीके के नियम दिए। कितने तरीके के नियम दिए? दो तरीके के नियम दिए। ये मत कहिएगा कि दो ही नियम दिए, नहीं, एक इनका नियम था मुख्य नियम, ठीक है, एक इनका मुख्य नियम था, एक था इनका गौड़ नियम। गौड़ नियम या द्वितीयक आप कह सकते हैं, मुख्य को क्या कह सकते हैं? प्राथमिक नियम, ठीक है, और इसको कह सकते हैं द्वितीयक नियम या गौड़ नियम, आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक, जो प्राथमिक नियम था इनका वो भैया कितना था? ये था 3, ठीक है, और जो गौड़ था ये था 5, ठीक है। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि मुख्य कितने नियम दिए, तो आप कहेंगे 3, कहेगा गौड़ कितने नियम दिए, तो आप कहेंगे 5 नियम दिए। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और इसमें से 3 नाम ला करके रख देगा और चौथा कोई अलग कर देगा, पूछेगा कौन सा मुख्य नियम नहीं है, और ऐसे ही ये गौड़ नियम में भी इन 5 में से 3 उठा के रख देगा, चौथा कोई अलग रख देगा, ठीक है। अक्सर ये 3 वाले में ना एक इसमें से डाल देता है और कहता है कौन सा नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो जो 3 मुख्य नियम है उनके बारे में हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। प्रश्न आपका यहीं से फंस जाएगा, अगर आता भी है तो यहीं से। सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये नियम 3 ये और 5 जो गौड़ नियम है उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि नाम से ही प्रश्न अभी तक बना है, ठीक है। तो नाम आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए तीनों नियम जो हैं, एक तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, जो भी आप जैसे भी याद कर पाइए, बस तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कैसे? देखिए तत्परता का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है वो ये कहता है कोई भी बालक तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो अंदर से सीखना नहीं चाहेगा। मतलब जब तक उसके अंदर से कोई ऐसी भाव नहीं आएगी, उत्सुकता नहीं होगी कि मैं इस चीज को सीख लूं, वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक आप उसे नहीं सिखा पाएंगे। समझ रहे हैं आप? अब इसको समझिए, ये प्रेरणा क्यों लिखा गया है कि मतलब उसके अंदर से अगर प्रेरणा नहीं होगी कि मैं सीखूं तो वो नहीं सीखेगा। कैसे? ध्यान से समझिए। मान लीजिए बहुत से हमारे जो है प्रतियोगी साथी हैं जिनको मैथ नहीं आती है और मैथ पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। तो जब मैथ पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो कोई कितनों अच्छी मैथ पढ़ा दे उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो विषय आपको अच्छा लगता है, आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप तत्पर रहते हैं कि कब मैं इसको पढूं, है ना। तो जब उसको पढ़ने के लिए आप शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो यही आपका क्या है, तत्परता का नियम। जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं, जिसके लिए आप तत्पर हैं, वो आपको बहुत ही तेजी से समझ में आती है, बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं आप। यही है तत्परता का नियम। अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता है तो उसको आप नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, कितने तत्पर हैं आप। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास के नियम में दो तरीके, दो रूपों में इसको बांटा गया है। कैसे बांटा गया? एक उपयोग का नियम है, एक अनुपयोग का नियम है। उपयोग का नियम ये कहता है कि जिस चीज को हम बार बार प्रयोग में लाते रहते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती है, और जब कभी नहीं भूलेगी तो जो SR बॉन्ड होगा वो कैसा बनेगा, जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, बहुत ही मजबूत बंध बनेगा। कैसा बंध बनेगा? बहुत ही मजबूत, मतलब वो भूलेगा ही नहीं आपको। मान लीजिए आप गणित का कोई सवाल लगा रहे हो, ठीक है। अब आज आपने एक टॉपिक लगा दिया, अब 1 महीने तक आप उसको मत छूइए तो भूलने लगता है, लेकिन बार बार उसका उपयोग करिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसका उपयोग आप रोज कर रहे हो तो वो आपको कभी नहीं भूलता है, मतलब वो स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है, इतना मजबूत बंध बन जाता है कि वो कभी भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उपयोग में आ रहा है। क्या आ रहा है? उपयोग में आ रहा है। अभ्यास के नियम में 2 है,
एक उपयोग और एक अनुपयोग, मतलब एक आप अभ्यास बार बार कर रहे हैं एक चीज का अभ्यास आप कभी कभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका उपयोग कर रहे हैं वो हमेशा याद रहेगा, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, बहुत ही मजबूत बंध बनेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा विषय जिसको आपने पढ़ के 1-2 महीने के लिए रख दिया, नहीं छुआ आपने, वो क्या होगा, धीरे धीरे भूलने लगता है। कैसे, आप समझिए, मान लीजिए आपके घर में एक फोटो लगी है, ठीक है, फोटो लगी है और इस फोटो पे क्या होता है, एक समय के बाद धूल जम जाती है। क्या होती है, धूल जम जाती है। अब आप जो है देखेंगे ना, कहेंगे हाँ नीचे कोई तो फोटो है, याद नहीं आ रहा है कौन सी फोटो है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये उपयोग में फोटो था ही नहीं, इसके ऊपर धूल जम गई, मतलब इसका अभ्यास तो हुआ ही नहीं। तो ये क्या हुआ, अनुपयोग का नियम हो गया, भूल गया। लेकिन अगर आप इसको बार बार साफ करते रहिए, साफ करने का मतलब आप उपयोग में लाते रहिए, तो फोटो एकदम साफ आपको दिखती है, मतलब कि आपका अभ्यास चल रहा है, वो भूलता नहीं है। तो अभ्यास में क्या हो गया, उपयोग और अनुपयोग 2 नियम आपको हो गए। अब अनुपयोग वाला कैसा बॉन्ड बनेगा, एकदम वीक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, एकदम कमजोर बंध बनेगा, मतलब जल्दी भूलने का चांस रहता है। समझ गए आप। चलिए आगे अगर हम देखें, तीसरा जो है प्रभाव का नियम है। इसी नियम पर किसका सिद्धांत आधारित था, स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत था भैया, स्किनर का सिद्धांत जो था वो प्रभाव के ही नियम पर आधारित था। मैंने उसमें भी बताया था आपको, अभी भी देख लीजिए। प्रभाव का नियम क्या कहता है, ये निर्भर करता है किस पर, परिणाम पर। किस पर निर्भर करता है, परिणाम पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे कैसे निर्भर करता है परिणाम पर प्रभाव, तो देखिए परिणाम पर ऐसे निर्भर करता है कि अगर परिणाम संतोषजनक है, कैसा है, संतोषजनक है, मतलब आपने कोई काम किया, उसके बदले आपको कोई अच्छी चीज मिली, क्या हुई, अच्छी चीज मिली, तो अब आप क्या करेंगे, आप उससे संतुष्ट होंगे। वो मतलब उस चीज को आप बार बार करना चाहेंगे, बार बार दोहराना चाहेंगे। इससे क्या होता है, बॉन्ड आपका स्ट्रांग बन जाता है, मतलब कि जो उद्दीपक अनुक्रिया बॉन्ड होगा वो बहुत ही मजबूत बनेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके बदले आपको दंड मिल जाए क्या मिल जाए, दंड मिल जाए, या नकारात्मक कोई उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो असंतोष की स्थिति होती है। और उसमें जो बॉन्ड होता है, बंध होता है उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में, वो बहुत कमजोर बनता है, मतलब वो चीज जल्दी भूलती है। कैसे होती है, जल्दी भूलती है। तो ये असंतोष होता है उसमें, ये बहुत अच्छा नहीं होता। अब देखिए परिणाम का मतलब यही हुआ कि लास्ट में आपको क्या मिला। जैसे स्किनर में अगर लास्ट में पुनर्बलन मिल रहा था ना, तो संतोषजनक स्थिति होती थी, तो बंध मजबूत बनेगा। अगर कोई दंड मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा टीचर से प्रश्न पूछता है, टीचर बताने की बजाय उसको डांट दे, तो क्या होता है, वो जो है स्थिति असंतोषजनक हो जाती है, क्योंकि पुनर्बलन नकारात्मक मिला। ठीक है, अब बच्चा दोबारा प्रश्न पूछने जाएगा ही नहीं, तो उसके अधिगम की गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर अध्यापक उस प्रश्न को बताता है और बच्चे से कहता है शाबाश बेटा ऐसे प्रश्न पूछा करो, तो बच्चा और सीखेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा, मुझे भी आएगा और सर मुझे शाबाशी देंगे। धीरे धीरे करते करते वो शाबाशी की इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी, वो सीखने की इच्छा अंदर से जाग जाएगी कि मुझे कितनी ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो बॉन्ड कब स्ट्रांग बनेगा, जब परिणाम अच्छा होगा। अब एक चीज और समझिए कि जिसका परिणाम अच्छा होता है वो उसी क्रिया को करता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता उससे वो क्या करता है, दूर भागता है, उसको करने से बचता है। यही आपका क्या हो गया, प्रभाव का नियम हो गया इसमें। तो तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का 3 नियम है। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। पहले तत्परता में क्या होना चाहिए कि अंदर से इच्छुक होना चाहिए बालक पढ़ने के लिए। ठीक है, अभ्यास के नियम में क्या होता है, जिन चीजों का अभ्यास हम बार बार करते हैं उनको हम कभी नहीं भूलते हैं, और उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बनता है, और वही उपयोग हो जाता है, उसमें उपयोग का नियम हो गया अभ्यास के अंतर्गत। और जिसको हम प्रयोग में नहीं लाते वो भूल जाते हैं धीरे धीरे करके, वही अनुपयोग का नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रभाव का नियम। जो हमें अच्छी लगती है काम, जो अच्छा काम हमें अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, उसको बार बार करना चाहते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, संतोषजनक स्थिति हो जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। जिसका नकारात्मक परिणाम हमको मिलता है हम उससे दूर भागते हैं, उसका क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। समझ गए आप। जैसे देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसमें जैसे होता है ना कि आप लोगों में से जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, वो जब बात करते हैं, उनसे बात करेंगे ना, तो उनको बड़ी संतोषजनक स्थिति मिलती है। तो क्या होता है भैया, पढ़ाई को किनारे रखो, उससे संतोषजनक स्थिति नहीं मिल रही है,
तो वो बॉन्ड जो है वीक कर देते हैं और ये वाला स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अंत में जाके फिर पता चलता है कि भैया ये वाला जो असंतोषजनक लग रहा था वही संतोषजनक था, वही करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भैया यहां से तो कोई दूसरा मिल ही जाएगा, है ना। तो बाकी सारी चीजों को किनारे रखिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन तैयारी अभी भी अधूरी है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-4 मतलब मान के चलिए 20% लोगों की ही तैयारी है। बाकी लोग बस 5 साल बीत गया, वैकेंसी नहीं आ रही है, इसी के चक्कर में परेशान है, तैयारी अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। तो ये आपने मुख्य नियम समझे। अब हम लोग चलते हैं इनके गौड़ नियम पर, जो 5 गौड़ नियम है। इन गौड़ नियमों में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? 5 नियम है। एक है बहु अनुक्रिया सिद्धांत, मनोवृत्ति का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत, तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं, और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। ठीक है, इनको एकदम आराम से देखते हैं। क्लियर है? बड़ा कर दो, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए पहला जो है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया के सिद्धांत में क्या होता है कि आपने देखा कि बिल्ली ने पहले ढेर सारी क्रियाएं की, बहुत सारे प्रयास किए, गलतियां की, बाद में जाकर के एक क्रिया से उसने सीख लिया। फिर क्या करती है कि प्रयास करते करते केवल एक ही क्रिया करती है, एक ही बार में गई, लीवर दबाया, खुल गया, ठीक है, खाना खा लिया। तो वही है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। यह है कि वो ढेर सारी अनुक्रियाएं तो करती है, सफलता के पहले ढेर सारी अनुक्रियाएं तो करती है, लेकिन वो उन बहुत सी अनुक्रियाओं में से, आर का मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रियाओं में से वही याद रखती है जिससे उसे सफलता मिल जाती है। बहु अनुक्रिया का नियम मतलब कि जो संतोषजनक अनुक्रिया होती है, जिससे हमें सफलता मिलती है, हम उसी अनुक्रिया को बार बार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए कि बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है। जो अनुक्रिया सफलता देती है, बाकी सारी को छोड़ करके हम उसी को क्या करते हैं, सीख लेते हैं, उसी को याद रखते हैं। अगला है मनोवृत्ति का नियम। ये ध्यान में रखना है आपको, 5 नाम एकदम रट डालिए, भूलना नहीं है, कहीं चिपका लीजिए और उसको एकदम अच्छे से रटना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें है, सीखने की मात्रा बालक की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने देखा था तत्परता का नियम, बालक अंदर से अगर इच्छुक है तभी सीखता है। अब यहां मनोवृत्ति का क्या मतलब है? मनोवृत्ति का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए जो है आप किसी से बहुत लगाव रखते हो, बहुत मानते हो, बहुत बात करने की इच्छा होती है और झगड़ा हो जाए, होता होगा आप लोगों के साथ भी होता होगा, झगड़ा हो जाए, उसके बाद कहा जाए कि भैया बैठो किताब लेके और ये चीज याद करो, तो कहोगे कि मन नहीं लग रहा है, कैसे याद करूं, भूल जा रहा है, कितना पढ़ रहा हूं लेकिन भूल जा रहा है, उसकी याद आ रही है। तो ये होता है आपका मनोवृत्ति का नियम। अगर जो है आप जो है खुशी मन से नहीं है, अंदर से आप खुश नहीं है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब जो अधिगम की मात्रा होती है बहुत ही कम हो जाती है, सीखने की मात्रा जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। तो मनोवृत्ति भी एक बहुत बड़ा कारण होती है सीखने में। तो सीखने की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद पढ़ाई ठीक से नहीं होती है ना। तो ये चीज हो गई मनोवृत्ति। सादृश्यता का नियम, इसको आप समझिए। देखिए इसमें यह होता है कि अगर बालक पहले से कोई अनुक्रिया कर चुका है किसी उद्दीपक के परिप्रेक्ष्य में, उद्दीपक के सापेक्ष कोई अनुक्रिया कर चुका होता है, तो उसी की सहायता से नवीन परिस्थिति में वो नई चीज सीखना चाहता है। क्या करता है? वो पूर्व के अनुभवों की सहायता से नवीन क्रिया सीखना शुरू कर देता है। यही किसका नियम होता है? सादृश्यता का नियम होता है। मतलब कि वैसी परिस्थिति में उसने कुछ सीखा है, एक परिस्थिति में, उसी जो सीखा है उसी ज्ञान का प्रयोग वो किसी दूसरी अन्य परिस्थिति में भी करता है। यही क्या हो जाता है? सादृश्यता का नियम हो जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में भी बालक एक एस के सापेक्ष वैसी ही अनुक्रिया करता है, वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। इसको क्या कहते हैं हम? सादृश्यता का नियम कहते हैं। सादृश्यता मतलब होता है एक जैसा ही दिखने वाला। ठीक है, अगला आपका चौथा तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया का नियम। इसमें यह होता है ना कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, आंशिक रूप में तोड़ करके एक एक को हम सीखते जाते हैं और अंत में पूरा हम लोग एक बार में सीख जाते हैं। इसमें जो हमारे संगत, हमारे काम की चीज होती है उसका हम चयन कर लेते हैं, और जो असंगत चीजें होती हैं उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे बहु अनुक्रिया का नियम था, बहुत सारी अनुक्रियाएं की, एक जिसको सीख लिया उसको उसने ध्यान में रखा, और वही चीज हो गई कि जो उसमें असंगत अनुक्रियाएं हुई थी उसको छोड़ करके संगत वाले को अपने ध्यान में रख लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया का नियम। ये दोनों नाम आपको मिल सकते हैं, दोनों याद रखेंगे।
अगला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अभी देखिए आपने पढ़ा था सादृश्यता, क्या पढ़ा था? सादृश्यता का नियम पढ़ा था। इसमें ये हो गया था ना, देखिए ठीक, इसमें यह हो गया था कि एक जैसा उद्दीपक अगर आता है तो वो वैसी ही जैसा पूर्व में उसने सीखा है उसी के अनुसार उसमें प्रयोग करना शुरू कर देता है, अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। यह होता है आपका सादृश्यता का नियम। एक जैसे उद्दीपक के प्रति उसने कुछ नया करना सीख लिया। लेकिन यहां पर साहचर्यात्मक स्थानांतरण में यह होता है कि कोई बालक है जिसने जो है किसी दूसरी परिस्थिति में क्या किया, पहले कभी किसी भी क्रिया को किया है, उसी के समान दूसरी परिस्थिति में एकदम उसी के प्रकार क्रिया करता है। कैसे? जैसे मान लो कोई बालक है मोबाइल चलाता है, ठीक है, उसको कोई चौकोर सी आप पट्टी दे दीजिए ना, तो वो भी उसको वैसे ही स्लाइड करता है, वैसे ही उस पर बात करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? उसने फोन को देखा, फोन जैसी कोई भी वस्तु उसको दिखती है तो वो उसी के तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं सहचर्यात्मक स्थानांतरण। मतलब मोबाइल ऐसे चलाते हैं, स्लाइड करते हैं, बच्चे को पता है कि ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसको हम ऐसे ही स्लाइड करेंगे, वो चलेगी, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण। अगर उद्दीपक एक ही जैसा है तो अनुक्रिया वही वाली बार बार दोहराता है। और यहां पर क्या होता है सादृश्यता में कि अगर वैसा ही है, स्थिति अलग है, तो वो नए अनुभव सीखता है। दोनों में आप अंतर समझ के चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई 5 जो गौड़ नियम है। पांचों के नाम आपको एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। चलिए एक बार फिर से दोहराइए। बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम है, साहचर्य का नियम है और आंशिक क्रिया का नियम है, और एक आपका पांचवा कौन सा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो 5 नियम आपको एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इस पे प्रश्न भी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और नया टर्म आपका रहता है कि कक्षा शिक्षण में इसका कैसे आप प्रयोग करते हैं, वो भी आप इसमें करके बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कक्षा शिक्षण में अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो परिश्रम के प्रति आशा का संचार करके। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे बिल्ली मेहनत कर रही थी ना, सामने उसको क्या दिख रहा था? भोजन, कि मतलब मैं मेहनत करूंगी तो वहां से मुझे भोजन मिल सकता है। तो इसीलिए बच्चे को भी जो भविष्य में सफलता मिलने की उम्मीद रहती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? सफल होने के लिए, क्योंकि आपको उम्मीद है कि सफल होंगे, नौकरी मिलेगी और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए जो है आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये परिश्रम के प्रति आशा का संचार, धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास। बिल्ली इतनी सारी अनुक्रियाएं करती है, कैसे की होगी? धैर्य के साथ ही तो की होगी, तभी तो जाकर के सफलता मिली है। तो इस सिद्धांत का यह भी प्रयोग होता है कि आप धैर्य रखिए, काम करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो यह भी क्या होता है? धैर्य के विकास में काम करता है। मंद बुद्धि के बालकों हेतु उपयोगी होता है। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो उतने अच्छे से तो नहीं सीख पाते, लेकिन जिस चीज को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, वो उनके फ्लो में आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी को कुछ भी ना आता हो, लेकिन उसको आप बताइए, ऐसे बार बार प्रयास कराइए, यहां एक सामान, यहां यहां ऐसे ऐसे है, करते करते ना वो एक बार ऐसा होगा कि वो अपने आप गोले में घूमेगा, है ना। तो ये प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से हो सकता है। जितना बार अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से उसमें आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो मंद बुद्धि के बालक क्या करते हैं? बार बार अभ्यास करने से उनको वो चीजें आ जाती हैं। ठीक, आगे सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में जाहिर सी बात है, जब सफलता आपको दिख रही है, आपको वही पाना है, तो सकारात्मक आप रहेंगे ही रहेंगे। वैकेंसी नहीं दिख रही है, आप कहेंगे सर कैसे पढ़ाई करें, है ना। लेकिन अभी एक वैकेंसी दिख जाए तो पढ़ाई 10 से 15 घंटे बढ़ जाती है। मतलब अगर आप 5 पढ़ रहे हैं तो 10 पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। अगला है यह सिद्धांत गणित, विज्ञान तथा दर्शन जैसे गंभीर चिंतन वाले विषय में अधिक उपयोगी होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें आपको ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, उन विषयों में यह सिद्धांत आपका सबसे ज्यादा काम करेगा। तो गणित वगैरह अभ्यास पर ही काम करता है ना, तो यहां पर यह आपका हो जाएगा। तो आपने देखा कि थॉर्नडाइक के सारे सिद्धांत के जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने सारे कवर कर लिए। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न हम इसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहां से ये सारे प्रश्न पूछे गए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपका, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता है उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो या उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत हो, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किया है आपके थॉर्नडाइक ने। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत। ठीक, चलिए पावलोव ने कौन सा किया है? तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा किया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या
संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसके हैं? ये हैं आपके पावलोव के। यहां पर स्किनर का आपने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, इसको पूरा पढ़ लिया है, इसके सारे नाम आपको पता होने चाहिए। कोहलर का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फिर वही बात आ गई, किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया। ये सारे प्रश्न यूपी टेट, झारखंड या राजस्थान या कहीं ना कहीं ये जरूर पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थियरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अब आप बताइए। देखिए, क्रिया प्रसूत आपने देखा, क्रिया प्रसूत मतलब कि पहले काम होगा, काम से जन्म होगा, किसका? व्यवहार का, या इसी को आप कह सकते हैं अधिगम। क्रिया प्रसूत अधिगम या क्रिया प्रसूत व्यवहार से ही। अब देखिए, उन्होंने व्यवहार को दो तरीके से बताया था, ठीक है। एक है प्रत्यावर्तनात्मक व्यवहार जो था, और दूसरा था कौन सा? क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार किसका था भैया? तो आप कहेंगे सर ये तो पहले से पता है कि ये तो स्किनर का था। अगर स्किनर का था तो यही आपका क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण नहीं है। तो थॉर्नडाइक में यही महत्वपूर्ण नहीं। अंतर्रोध मतलब चालक होना चाहिए, भूख एक चालक था। प्रेरक मतलब पुनर्बलन होना चाहिए, सामने भोजन दिख रहा है, सफलता दिख रही है। उद्दीपक है तो उद्दीपक मतलब वही है, भोजन दिख रहा है। तो क्या हो गया? आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा कि ये क्रिया प्रसूत किससे है? ये स्किनर से संबंधित है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये थॉर्नडाइक है। कितने नियम है? 2 नियम। कौन कौन से? एक आपका है प्राथमिक नियम, ठीक है, या इसी को आप कहते हैं मुख्य नियम। कौन सा नियम? मुख्य नियम कहते हैं। और एक आपका है गौड़ नियम या द्वितीय नियम। मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है। आप अच्छे से समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? मैंने कहा था ना, यही प्रश्न आपसे पूछेगा। सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, बचा क्या? खेल। ये सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तनाव का नियम है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, तनाव का नियम नहीं है। तो हमारा उत्तर यही वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं है। ये प्रश्न आप जरूर देखा करिए, नहीं है वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। पता चला आपने देखा सीखने का नियम है, आपने ए देखा सही, बस यही लगा दिया, बाकी तीनों आपने देखे ही नहीं, तो आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। आपका सी वाला उत्तर सही। कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, बहु अनुक्रिया। अब देखिए यहां पर दिया है मुख्य नियम, कितने हैं? 3। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कौन सा नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। ये किसमें है? तो कहेंगे सर ये तो गौड़ में है। तो गौड़ में है मतलब ये वाला आपका उत्तर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बार बार वही प्रश्न आ रहा है। सहचर्यात्मक स्थानांतरण ये किसमें है? भैया ये आप कहेंगे कि सर ये तो किसमें है? ये तो है गौड़ में। अगर गौड़ में है तो ये मुख्य में कैसे आएगा? है ना। तो गौड़ में है तो मुख्य में ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? अब यहां पर आपको वो 5 नियम याद होने चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब चलिए भैया, सादृश्यता का नियम आप कहेंगे सर ये तो है, ये तो हमने पढ़ा अभी। बहुप्रतिक्रिया का नियम, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं करती है वही याद रखती है बिल्ली, जिससे वो सीख जाती है। आंशिक क्रिया का नियम आप कहेंगे बिल्कुल सही है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हम उसको सीखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या ये है? ये तो भैया आपका किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तो न्यूटन का है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नहीं है कौन सा सीखने के गौड़ नियम में नहीं है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन से श्रेणी में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, मैंने बताया था कि ये कैसे हैं? व्यवहारवादी है, तो इनका किस में आएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत में आएगा। चलिए देखिए, संज्ञानात्मक में आएंगे जीन पियाजे और मनोविश्लेषणात्मक में आएंगे आपके फ्रायड। कौन आ जाएंगे? फ्रायड आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? चलिए फटाफट से आप उत्तर देंगे इसके। देखिए, जब आप प्रस्तावना कौशल कराते हैं, आपने प्रशिक्षण किया, प्रस्तावना कौशल आप कराते हैं, तो क्यों कराते हैं?
क्योंकि जब हम प्रस्तावना जो भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं उसके प्रति बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, एक उत्सुकता बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उत्सुकता बढ़ाना चाहते हैं। उत्सुकता आपकी कहां से आती है? तो आप कहेंगे सर तत्परता के नियम से आती है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न थे जो थॉर्नडाइक से संबंधित थे। यहां पर आपको एक एक चीज कवर करा दी गई है। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी थॉर्नडाइक में। ठीक है, इनकी दोनों किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए और जो है बाकी इनके सिद्धांतों के नाम आपको याद होने चाहिए। इनके प्रमुख और गौण नियमों के नाम आपको एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।